तभी एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर बताया गया था कि फैंग ने उस स्टोन को अब सक्सेसफुली एब्सॉर्ब करते हुए एक नए स्किल को एक्वायर करा है जिसका नाम है हेल वांडरर। ये एक तरीके का टेलीपोर्टेशन टेक्निक है जिसके माध्यम से वो असली दुनिया से बाहर जाकर अपने डार्क वर्ल्ड में चलते हुए दूसरी ही जगह पर अपीयर हो सकता है। वही फैंग अपने इस नए पावर को एहसास करते हुए मनी मन सोचता है, वैसे इसका नाम थोड़ा सा अजीब है बट काम बहुत ही सिंपल है। जिसके साथ वो अपने घर के रूम से बाहर निकलता है और मनी मन सोचता है सच में ये पावर काफी ज्यादा खास है जिसका इस्तेमाल मैं बस फाइट के अंदर ही नहीं बल्कि फाइट से बाहर निकलने के लिए और दुश्मन को चकमा देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसके कारण से ये स्किल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बन जाता है और दिखाई देता है। फैंग ने अपने इस नए पावर का इस्तेमाल करते हुए घर के फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर उतर आ गया था। फिर वो कॉशियस होते हुए हमें बताता है कि जिस वक्त से उसने इस हेल मार्क को एक्टिवेट करा है तब से वो डार्क एट्रीब्यूट को बहुत ही आराम से और भी आसानी से एब्सॉर्ब कर सकता है। और पिछली बार के उस स्केलेटन एनिमोली किंग मॉन्स्टर के साथ लड़ने के बाद और अब इस स्टोन को एब्सॉर्ब करने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि मैं किसी भी पल डायमंड या फिर बज्र रिलम के अंदर अपना ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। फिर वो एक घर में एंटर करता है जहाँ पर एक छोटे से एक टेबल के ऊपर स्टैंड में वो यंग स्पिरिट क्रिस्टल को रखा गया था। हाँ, पहले वक्त फैंग ने उस स्टोन को एब्सॉर्ब नहीं किया था और बस डील को एक्सेप्ट करते हुए रू चैन को वापस से लौटा दिया था। और फाइट को खत्म करने के बाद यूवी सिटी वालों ने रिस्पेक्टफुली उसे ये स्टोन रिवार्ड के तौर पर दिया है, जिसके साथ साथ उन्होंने यूवी सिटी के अंदर फैंग का एक बड़ा सा स्टैचू को भी स्थापित करा है। फिर वो पास आते हुए उस स्टोन को उठाता है और कहता है तो फिर चलो अब वक्त है इसको भी एब्सॉर्ब करने का, जिसके साथ साथ फैंग के भिला के ऊपर दिखाया जाता है यंग पावर इकट्ठा होते हुए आसमान में जैसे कि एक सूरज का रूप लेने लगा था। भाई घर के अंदर फैंग की सिस्टम ने इस स्टोन को ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया था, जिसके साथ साथ उसे एब्सॉर्ब करने का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है और फैंग को घेरते हुए धीरे धीरे वो फायरी ऑरा घूमना शुरू कर दिया था। और उसी पल और एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर बताया गया था कंपाइलेशन सक्सेसफुली समाप्त हुआ। और तभी घर के बीचों बीच से बहुत ही ज्यादा गोल्डन रोशनी हर तरफ रिलीज होने लगता है और तभी एक कांग्रेचुलेशन सिस्टम का पॉपअप आता है जहाँ पर बताया गया था कि उसने एक नए पावर को ऑब्टेन करा है जिसका नाम है सन गॉड और इसके माध्यम से इस दुनिया पर किसी भी चीज को जलाकर खाक कर सकता है। दिखाई देता है फैंग के सिर के ऊपर सूरज का एक मार्ग बनने लगा था। भाई आसमान में वो सूरज का गोला जैसे कि एक अंडे से फटकर फिनिक्स के रूप का जन्म देता है और शहर के दूर दूर से भी इसको देखा जा सकता था। मीडिया में ये न्यूज फैल जाता है कि ये कोई दूसरा डिजास्टर नहीं है बल्कि उनके टाई सिटी के रक्षक दोबारा से किसी दूसरा ब्रेक थ्रू करने जा रहा है। वही दूसरी तरफ पानियर के एक सोशल मीडिया पर कुछ लोग बात कर रहे थे उस टाइवान सिटी से दोबारा से वही ताकतवर यंग एट्रीब्यूट को डिटेक्ट करा गया है। लगता है ड्रैगन सिलर को कुछ अब नया एबिलिटी मिलने जा रहा है बट उसने इस बार जो सेलेस्टियल फिनोमिना का जन्म दिया है वो पिछले किसी भी फिनोमिना से अलग है। भाई कोई कहता है कि ऐसा हो सकता है कि उसने डायमंड रिलम पर फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया हो। भाई सीन शिफ्ट होता है एक घनी जंगल में जहाँ पर कुछ पायनियर्स बैठकर रेस्ट ले रहे थे। तभी एक बंदा कहता है सच में ड्रैगन सिलर बिल्कुल ऑसम है, वो कंट्री बी के धमकियों के ऊपर बिल्कुल तमाचा मार रहा है। तभी दिखाई देता है उनके बीच फैंग का वो पुराना दोस्त लिली भी थी। एक लड़का काफी एग्रेसिवली कहता है उस बी कंट्री वाले लोगों ने पता नहीं पिछले दिन कहां से एक भविष्यवाणी करा है कि हमारा ये जिया कंट्री स्पिरिचुअल रिवाइवल के बाद एक साल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तभी लिली पूछती है तुम्हें क्या लगता है कंट्री बी का भविष्यवाणी क्या सही में साकार हो सकता है? भाई दूसरा एक लड़का कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोग बस कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं और जो लोग अंधविश्वास और सुपरस्टिशन को ज्यादा भाव देते हैं वही लोग पहले होंगे जो कि इस दुनिया से गायब होंगे। वही लिली परेशान होती हुई कहती है वैसे जिया कंट्री के अंदर अभी के कुछ वक्त के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। भाई एक दूसरा बंदा कहता है तुम क्या बोलना चाहते हो, हमारा देश सरवाइव नहीं कर पाएगा कि तुम कोई देशद्रोही हो, ऐसा तुम अपने देश के लिए कैसे कह सकते हो? तब एक दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है वैसे लड़की तुमने कितने वक्त पहले एवोकन करा है बट अभी तक उसी घोस्ट रिलम के पहले स्टेज पर अटके पड़ी हो, क्या ही बदनसीब है। भाई लिली गुस्सा होती हुई कहती है तो उसमें क्या हुआ, अभी तक तो बहुत सारे लोग हैं जिसने की अपने स्पिरिचुअल पावर तक को भी एवोकन नहीं करा है और अगर ये स्पिरिचुअल एनर्जी एवोकन नहीं होता तो फिर तुम्हारे जैसे नीच लोग कभी भी मेरे से बात करने के लायक तक नहीं थे। भाई वो लड़का हंसते हुए कहता है अरे लगता है अब भी तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हारे जैसे एलिट फैमिली के लोग काफी ज्यादा अपने आप को बड़े सोचने लगे थे। अब सोसाइटी के लेवल्स को एक बार दोबारा से बदले जाएंगे और इस नई दुनिया के अंदर हम लोग नहीं बल्कि तुम लोग को ट्रेस कहा जाएगा। वही लिली फिर भी काफी ज्यादा एरोगेंट बनती हुई कहती है तुम लोग तो ऐसी बात ना ही करो क्योंकि अगर तुम्हारे सामने कभी ड्रैगन सिलर आ गए तो फिर तुम अपने सिर झुकाकर उससे बस ग्रीट करते रहोगे, तुम्हारा औकात नहीं है उसके साथ आंखें मिलाकर बात करने का। अगर तुम लोग मेरे ऊपर हंस
बॉस नहीं चाहते हो तो फिर कम से कम अपने आप के ऊपर तो देख लो। भाई साइड वाला लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, फिर वो मॉक करते हुए कहता है, अरे रुको, कि तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम ड्रैगन स्लेयर की टीममेट बन सकती हो। फिर वहाँ पर सारे लड़के हंसते हुए कहता है, देखो ड्रैगन स्लेयर ने अब तक किसी को भी अपना टीममेट नहीं बनाया है और वो अकेले सारा मिशन कंप्लीट करता है, और अगर अब तुमको लग रहा है हम लोग इतना ही ज्यादा कमजोर हैं तो फिर जाओ तुम इस मिशन को जाकर अकेले खत्म करो। अब से हमारा और तुम्हारा टीम बिल्कुल अलग है। और फिर वो एली को अपनी टीम से निकालते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, जबकि एली पीछे से चीखती हुई दौड़ती हुई आती है और कहती है, हे तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैं भी मिशन के साथ ज्वाइन करी थी तो फिर तुम्हें मेरे रिवॉर्ड का हिस्सा देना ही पड़ेगा। भाई एक लड़का एक क्रीपी स्माइल के साथ घूमते हुए कहता है, क्या रिवॉर्ड? तुम्हें अभी भी रिवॉर्ड चाहिए? देखो तुम्हें इसलिए शुक्रमंद होना चाहिए कि इतने देर तक हमारे सिर चबाने के बाद और पूरे वक्त तक हमारी टीम के ऊपर बोझ बनने के बावजूद हम लोग तुमसे कोई भी पेमेंट वसूल नहीं कर रहे, अब निकल जाओ यहाँ से। जिसके साथ वो एली के मिडिल पर एक जबरदस्त पंच लैंड करता है और वहाँ से जाने लगती है, जबकि लिली अपने पेट पकड़ती हुई कपकपाने लगती है और अपने दांत कसती हुई कहती है, तुम लोग बस मेरा वक्त का इंतजार करो, फ्यूचर में जाकर तुम्हें अपने कामों के लिए बहुत ज्यादा पश्चाताप करना पड़ेगा। तभी किसी कंप्यूटर स्क्रीन में एक डिस्कशन के टॉपिक को लेकर बात करा गया था कि कंट्री बी ने जिया नेशन के बारे में एक भविष्यवाणी करा है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी के रिवाइवल के बाद 1 साल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस तरीके के बातें को छेड़कर वो लोग क्या साबित करना चाहते हैं कि अभी के वक्त बी कंट्री के खबरों को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। वही दिखाई देता है ये जगह था टाई सिटी के अंदर के स्पीड एसोसिएशन का हेडक्वार्टर, जहाँ पर फैंग इसे पढ़ते हुए कहता है कि छोटे मोटे खबर पानियर्स के अंदर इतना बड़ा भूचाल लेकर आया है। वही डायरेक्टर कहता है, एकदम से हाँ, और अभी के वक्त हमारे पास बस तुम ही इकलौता चॉइस हो जो कि इस पूरे अफवाह को बस अपने बातों के साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हो। वही साइड से सुक्विंग कहती है, ये लोग असल में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेलते हुए हमारे देश के आम लोगों के और कमजोर पायनियर्स के दिल को तोड़ना चाहता है और एक क्यावास के माहौल को बनाना चाहता है, और ऐसा काम उन लोगों ने स्पिरिचुअल एनर्जी के अवेकनिंग के पहले भी बहुतों बार करा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पाकिस्तान ने कहा था कि उन्होंने इंडिया के 6 राफाल गिरा दिए। तभी डायरेक्टर कहता है, तुमने अकेले बहुत सारी किंग एनोमलीज के साथ लड़ा है, जैसे कि लोगों के दिमाग में तुम्हें लेकर एक पोर्ट्रेट ऑलरेडी बन चुका है कि तुम्हारी ताकत किसी किंग एनोमली के बराबरी का हो, और कंट्री बी के लोग बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि हमारी ताकत ऐसे ही बहुत ही तेजी से बढ़ता रहे। और हमारे पास कहीं से ऐसे भी खबर मिला है कि हमारे देश के कैपिटल पर जो पहला डिजास्टर आया था उसके पीछे भी ये बी कंट्री के लोगों का ही पूरा सर्जन था। वही फैंग सोचते हुए कहता है, वैसे अगर देखा जाए तो फिर हम ही लोग सबसे ज्यादा डिजास्टर से मुकाबला करे हैं, तो फिर आमतौर पर हमारी ताकत भी उनसे शायद से ज्यादा है। तो इस हालत में अगर ये सच निकलता है कि वो लोग इन तरीके के डिजास्टर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर अलग अलग जगहों पर बुला सकता है, तो फिर ये पूरा गेम ही बदल जाता है और हम लोग बस एक छोटा सा विक्टिम बन जाते हैं। वही डायरेक्टर कहता है, हाँ बिल्कुल, स्पिरिचुअल एनर्जी का पहला रिवाइवल कंट्री बी के अंदर ही देखा गया था, जैसे कि पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों का मानना था कि पहला डिजास्टर भी शायद से कंट्री बी पर ही आएगा, बट चीजें बिल्कुल भी हमारे हिसाब से नहीं हुआ और पहला डिजास्टर हमारे देश के कैपिटल पर हुआ। तभी फैंग आगे बढ़ते हुए कहता है, ठीक है, इसके बारे में मुझे और भी गहराई से सोचना पड़ेगा, बट अभी के लिए इस काम को पहले खत्म करते हैं। इसके साथ वो अपने कंप्यूटर पर कुछ इधर उधर टाइप करता है और फैंग का एक फ्री फायर के भी बैच के साथ एक प्रीमियम अकाउंट से मैसेज करता है कि एपोक्लिप्स के मॉन्स्टर की ताकत उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितना तेजी से मेरा ब्रेक थ्रू चल रहा है। मतलब वो सीधा सीधा कह रहा था कि फैंग की स्पिरिचुअल पावर हमेशा प्रेजेंट स्पिरिचुअल एनर्जी के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा रहेगा, जिससे कि वो हमेशा डिजास्टर के ऊपर भारी पड़ेगा। और तुरंत ही उसका ये बात हर तरफ फैल जाता है, लोग आपस में बात करने लगते हैं। देखकर तो लग रहा है हमारे टाई सिटी के कैप्टन को इन सारे छोटे मोटे भविष्यवाणी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और बेशक उनका ब्रेक थ्रू बहुत ही तेजी से हो रहा है। और कुछ ही टाइम पहले जो फेनोमेना देखा गया था, तो फिर क्या इसके हिसाब से वो ऑलरेडी डायमंड रिलम पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। भाई कुछ लोग का मानना था कि इस नए एरा पर जिया कंट्री ही इस दुनिया के सबसे टॉप में खड़ा है, जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। भाई फैंग सोचता है इस वक्त को हमें ज्यादा एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और बी कंट्री के विरुद्ध युद्ध का ऐलान करना भी बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बड़ा डिसीजन होगा। और इन्हीं कारणों से मैंने बस अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना इन लोगों के सामने ले आया है, और इतना ही काफी होगा इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। पूरे देश के अंदर तुरंत ही ये खबर फैल जाता है। वो लोग फैंग के इस मॉन्स्टरस पावर के लिए उसका जय जयकार कर रहा था, और उन लोगों का मानना था अगर बी कंट्री के मुताबिक हमारे देश पर सबसे ज्यादा खतरनाक डिजास्टर भी आता है, तो फिर हमारे साथ ड्रैगन सिलर है जो कि उस पूरे डिजास्टर के सामने बिल्कुल एक शील्ड बनकर खड़ा रहेगा और उन सभी लोगों को बचाएगा। तभी से शिफ्ट होता है बी कंट्री के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाले हेडक्वार्टर पर। वहाँ पर लोग काफी ज्यादा
ज्यादा चिढ़ गए थे क्योंकि उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ड्रैगन स्लेयर के पास एक छोटे से मैसेज ने उन लोगों के पूरे प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके अलावा वहाँ पर एक आदमी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम लोग कर रहे हो, अभी तक तुमने ड्रैगन स्लेयर के आईडी को लोकेट नहीं किया कि यहाँ पर मजाक चल रहा है। हमें आज किसी भी हालत में ड्रैगन स्लेयर के रियल आईडी को ढूंढते हुए उसके लोकेशन और उसके इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करना ही पड़ेगा। हम लोग को किसी भी हालत में हमारे गोल को साकार करना ही पड़ेगा। मेरे डायरेक्टर फैंग को थैंक यू करते हुए कहता है, सच में तुम्हारी इस मदद के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। हम लोग तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को ऐसे बाहर लीक होने नहीं दे सकते, इसके कारण से तुम्हें यहाँ पर बुलाना पड़ा और एक सीक्रेट आईडी से ये मैसेज करने के लिए कहा गया। तभी अचानक से एक आदमी काफी ज्यादा पैनिक में आते हुए कहता है, ड्रैगन स्लेयर आप भी यहाँ पर है। देखिए हमारे स्पिरिट एसोसिएशन के हेडक्वार्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जहाँ पर बताया गया है हमारे देश के पश्चिम की तरफ से दो पावरफुल पॉल्यूटेड फोर्स एक साथ मिलकर एक फॉरबिडन जोन को बना दिया है और ऑलरेडी हमारे देश ने उस जगह तक जाने के सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। फैंग कोल्डली दोनों एट्रीब्यूट के बारे में पूछता है और तभी पता चलता है कि ये दोनों है यंग एट्रीब्यूट और डार्क एट्रीब्यूट और इन दोनों के मिलावट के कारण से वहाँ पर बहुत ही खतरनाक परिस्थिति पैदा हो चुका है जो कि किसी के लिए काफी बड़ा अवसर भी हो सकता है अगर उसे ये इस्तेमाल करना आता हो। और हेडक्वार्टर ने स्पेशली ड्रैगन स्लेयर को रिक्वेस्ट करा है और कहा है कि कल के ही सुबह वो लोग वहाँ के लिए निकल सकते हैं। भाई फैंग इसमें राजी हो जाता है और मनी मन सोचता है सच में ये बहुत ही बढ़िया अवसर होगा मेरे दोनों नए एबिलिटी को इस्तेमाल करने का। तभी सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे उसी फॉरबिडन एरिया मिनक्विंग नाम के जगह जहाँ पर एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो घूम रहा था और उसी के कुछ ही दूर में कुछ मिलिट्री व्हीकल्स आकर इकट्ठा होने लगते हैं और तभी एक गाड़ी के दरवाजा खुलता है जिसके अंदर से कैप्टन लियान और फैंग उतर आता है, वो भी काफी सारे लोगों के साथ। और फैंग काफी ज्यादा गंभीर होते हुए कहता है सच में ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है और इन दोनों एट्रीब्यूट के मिलावट के कारण से बादल पानी और हवा मिलते हुए एक अजीब सा सिल्ट को पैदा कर दिया है जिसके कारण से इस जगह के अंदर जाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी साइड से कोई कहता है तो ड्रैगन स्लेयर क्या आप तैयार है इस बैरिकेड को तोड़ने के लिए। और फैंग तभी चलते हुए आगे बढ़ने लगता है और बस इसी के साथ दोस्तों ये कहानी दोबारा से अपडेटेड हो चुका है। क्या लगता है फैंग है इस डिजास्टर को अकेले के दम पर संभाल पाएगा? उसको अब इसके अंदर किस तरीके के एनिमली मॉन्स्टर का सामना करना पड़ सकता है? वो अब कोई नई पावर को एक्वायर करने जा रहा है जो कि उसे डायमंड रिलेम पर फाइनली ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा। नेक्स्ट पार्ट देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो से लाइक कर हाइप के बटन को प्लीज दबा दीजिए और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए। बाजी 2 पॉइंट्स रोस्टे हैवी स्टे सेफ, पीस आउट एंड गुड बाय।